हाँ तो फ्रेंड्स, हम हमारे इकोनॉमिक्स की सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। पूरा का पूरा हम किससे पढ़ेंगे? हमारी नितिन सिंघानिया की बुक से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको ये चीजें आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता ही है इस जो टॉपिक है इसकी इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को पता ही होगी। क्यों पढ़ रहे हैं अपन? क्योंकि भाई यहाँ से हर साल 8 से 9 क्वेश्चन केवल एक यूनिट से आते हैं और ये यूनिट कंप्लीट हो गई। इट मींस हमने 8 से 9 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स के अंदर कवर कर लिया। प्लस मेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 50 से 60 नंबर का मटेरियल इधर से ही आने वाला है, इसलिए अपन ये पढ़ रहे हैं। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन नितिन सिंघानिया सब बच्चों के पास होगी, मैं जितना कि क्योंकि अपन ये पढ़ा रहे तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। अपन इसी से आगे प्रोसीड करने वाले हैं। देखो भाई, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, इससे पहले अपन ने क्या पढ़ लिया? इससे पहले हमने मनी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जो कि अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। प्लस कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई के बारे में पढ़ना आपने को। और ये मनी सप्लाई का जो कंसेप्ट है ये कंप्लीट अपन एक बार थोड़ा सा छोड़ रहे हैं और उसके बाद अपन सीधा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पर जा रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर अपन एक बार स्टार्टिंग में ले लिया तो हमें क्या नहीं हो पाएगा, हम जो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे पूरे चैप्टर से, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सब टॉपिक है जिसको अपन क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग के बारे में पढ़ने के बाद अपन दोबारा इधर आएंगे। क्योंकि कंसेप्चुअल वाइज अपन क्या करने वाले, चलने वाले हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग देखते हैं क्या दे रखा है इस बुक के अंदर। देखो भाई, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के अंदर क्या दे रखा है कि बैंकिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन 1770। ये कहने का मतलब ये है कि भाई 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी के अंदर ही क्या आ चुकी थी, लेट 18th सेंचुरी 70s के दशक जो भी था 1870s में, वहां पर क्या आ चुका था, अपना बैंकिंग की स्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। तो बैंकिंग 1770 के अंदर, कब? 1770 के अंदर पहली बार बैंकिंग कब आया, याद रखना 1770 के अंदर, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड 1770 एंड बैंक ऑफ द हिंदुस्तान। और पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो कोई भी आपसे पूछे कि पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये कोई दिक्कत, यहां तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फर्स्ट बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहले बता रहा हूं भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बुक मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। इट मींस आपको ये पूरा मैं बुक लेके क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं वैसे भी पढ़ा सकता था, लेकिन ये चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है इतना कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों से कुछ भी छूटे, ठीक है। कंप्लीटली अपन इसको चैप्टर को पढ़ेंगे एक एक चीज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि लेटर प्रेसिडेंसी ऑफ द बैंक सेटअप। उसके बाद क्या हुआ, बैंक की जो प्रेसिडेंसी थी वो सेटअप हुई। 3 बैंक आए, इसके जस्ट बाद कितने बैंक आए? 3 बैंक आए। और उन बैंकों का नाम क्या है? पहला बैंक है बैंक ऑफ कलकत्ता। कौन सा? बैंक ऑफ कलकत्ता। भाई ये ध्यान रखना, बैंकों की प्रेसिडेंसी आई थी, 3 बैंक आए थे, यहाँ पर 3 बैंक इन्वॉल्व हुए थे और उन तीनों बैंकों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। 3 बैंक आए थे, कौन कौन सा था? पहला बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैंक है बैंक ऑफ कलकत्ता। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1806 के अंदर। दूसरा कौन सा था जिसकी 1840 के अंदर हुई थी? तीसरा कौन सा था जो 1843 में हुई थी? दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे 1806 में। ये याद रखना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की 1770 में। तीसरा कौन सा था, सॉरी दूसरा कौन सा था? बैंक ऑफ बॉम्बे। और इसकी कब हुई थी? 1840 के अंदर, ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा था? बैंक ऑफ, चलो आप लोग बताओ कौन सा हो सकता है? मद्रास हो सकता है क्या? तीसरा कौन सा होता है जिसकी 1843 के अंदर क्या हुई थी, स्टैब्लिशमेंट हुई थी? और वो कौन है? बैंक ऑफ मद्रास। मद्रास कहां पर है भाई? चेन्नई के अंदर, पता तो है ना ये तो, 1843 के अंदर, ठीक है। तो ये 3 बैंक थे जिनकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, स्टेब्लिशमेंट हुई थी। सब ये इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जिनके बारे में मैं बता रहा हूं। इसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है 3 बैंक, उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक की तरफ से आए। सबसे पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, फिर प्रेसिडेंसी 3 बैंकों की स्टेब्लिशमेंट हुई। बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 के अंदर,
बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 के अंदर और बैंक ऑफ मद्रास 1843 के अंदर। मतलब बैंकिंग सिस्टम बहुत ही पुराना है भाई साहब। मुगल शासन के मुगल 1707 था ना लास्ट, वहां से उससे थोड़े से बाद में क्या आ गए थे, बैंक आ गए थे। मतलब जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उससे पहले ही क्या आ चुके थे, बैंक आ चुके थे। देख लो तीनों के तीनों बैंक 1857 के रिवोल्ट से पहले के हैं, ठीक है, चारों के चारों, सॉरी। उसके बाद आते हैं देयर बैंक वर्कड क्वासी सेंट्रल बैंक फॉर मेनी इयर्स। इन्होंने बहुत टाइम तक क्या किया कि क्वासी जो सेंट्रल बैंक की तरफ काम किया। अब क्वासी सेंट्रल बैंक क्या होता है, ये कंसेप्ट हर एक चीज को अपन क्या चलते समझते हुए चलेंगे। क्वासी सेंट्रल बैंक क्या होता है, क्वासी सेंट्रल बैंक का मतलब उसके ऊपर जो अधिकार है ना वो पूर्णतः किसका नहीं है, गवर्नमेंट का नहीं है। उसके अंदर क्या है, आधा क्वासी का मतलब क्या होता है, उसका हिस्सा है किसका, गवर्नमेंट का। तो इसके ऊपर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों का था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि क्वासी, ये क्या था, क्वासी सेंट्रल बैंक थे। काफी साल तक क्वासी सेंट्रल बैंक को है। आपको पता है कि गवर्नमेंट के अंदर इनका जो आपने देखा होगा कि जो बैंक थे इनका क्या हो रहा था, विलयकरण हुआ था। उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि भाई देखो जो क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कितने बैंकों का एक साथ विलय किया था, वो सब चीजें अपन इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 14 बैंकों का एक साथ किया था, वो सब अपन देखने वाले हैं। नेशनलाइजेशन जितना भी हुआ था वो सब चीजें अपन देखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें आप देखते चलो। In 1921, all these three banks are amalgamated to form the Imperial Bank of the India till 1955। ये क्या हुआ, इन तीनों बैंकों को मिला दिया गया। अब क्या कर दिया गया, ये पहले तो क्वासी रहे भाई, इधर लिख रहा हूं मैं क्वासी सेंट्रल। कुछ टाइम तक तो क्वासी सेंट्रल हुए, लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद इन तीनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। और इन तीनों से क्या बन के आया, इन तीनों को मर्ज करने से क्या बन गया, इंपीरियल बैंक बन गया। कब, कौन सा बैंक बन गया, इंपीरियल बैंक। तो याद रखना क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन से 3 बैंक थे जिनसे इंपीरियल बैंक बना। पहला था बैंक ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 1806, 1840 और 1843। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की वो कब हुई, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो ये हुआ था भाई 1921 के अंदर, इन 1921। जो इंपीरियल बैंक बना था इन तीनों से, वो कब बना था, 1921 के अंदर। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद चलते हैं कंटिन्यूड, ये जो फंक्शनिंग चलती रही, इंपीरियल बैंक बन गया तीनों से, वो 1955 तक बना रहा। फिर आगे चलते हैं, विच गॉट इट रिमेन टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और 1955 जैसे ही आया, 1955 जैसे ही आया, अपना कंट्री पूरी तरह से क्या हो चुका था, इंडिपेंडेंस हो चुका था। उसके बाद इसका नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही एक ही चीज है। पहले उसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1955 तक उसने काम किया, और 1955 के बाद क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मजा आ रहा है, आना भी चाहिए भाई। पूरी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो अपने को एक एक चीज समझ भी आनी चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, मुड़ान देता हूं। हाँ भाई आगे चलते हैं अपन, आगे देखो आगे क्या है। फिर अपन आते हैं इन 1921 के अंदर किसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, इंपीरियल बैंक की हुई थी। अब क्या हुआ, 1922 के अंदर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन का नाम तो खूब सुना होगा ना, इसके बारे में अपन रिजर्व बैंक की जब स्थापना होगी उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो रॉयल कमीशन लाया गया किसके द्वारा, इंडियन करेंसी ऑन फाइनेंस। जो इंडियन करेंसी थी, नोट जो छपते थे अपने, करेंसी थी उनके ऊपर, मुद्रा के ऊपर, प्लस किसके ऊपर, जो अपने इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस था वहां पर क्या स्टेब्लिशमेंट किया गया, एक यंग हिल्टन कमीशन स्टेब्लिश किया गया। दिस कमीशन रिकमेंड द ऑपरेशन ऑफ द मनी मैनेजमेंट इन 1926 के अंदर जो मनी मैनेजमेंट था उसको क्या कर रहा था, ये पूर्ण तरह से कंट्रोल कर रहा था, उसके ऊपर ध्यान रख रहा था। कौन, ये जो यंग हिल्टन कमीशन ने जो क्या लगाया था, अपना रॉयल कमीशन बनाया था। याद रखना यंग हिल्टन कमीशन को ही रॉयल कमीशन कहते हैं। 1922 के अंदर फॉर्म किया गया था, यंग हिल्टन के द्वारा फॉर्म किया गया था। और ये इसका जो 1926 के अंदर ये क्या कर रहा था, मनी मैनेजमेंट को मतलब ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
एक एक चीज भाई जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डाल देना, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपने छोड़ दिया तो भाई मेरी मेहनत को बर्बाद मत होने देना, किसी भी हालात में बर्बाद मत होने देना। एक एक चीज समझेंगे अपन, एक एक चीज क्लियर करेंगे, और अगर कोई कंसेप्ट आएगा तो तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, बस टेंशन मत लो इसका। दिस कमीशन रिकमेंडेड द ऑपरेशन ऑफ द मनी बैंकिंग based on the recommendation of this commission the Reserve Bank of India act was passed in 1934। यही एक कमीशन था जिसने क्या किया था, आरबीआई की स्थापना के अंदर क्या किया था, रिकमेंड किया था। तो याद रखना पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, स्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसके अंदर किसके रिकमेंडेशन के कारण हुआ था, कौन सा कमीशन था, तो कौन सा था, यंग हिल्टन कमीशन। दिमाग के अंदर घुसा लेना इस चीज को कि 1934 के अंदर क्या आया था, एक अधिनियम आया था या फिर एक एक्ट पास हुआ था, और वो एक्ट पास हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग क्या, किसके अकॉर्डिंग आया था, वो यंग हिल्टन कमीशन के अकॉर्डिंग आया था। इसी में आरबीआई को एस्टेब्लिशमेंट करने की क्या दी गई थी, बात कही गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद, और ये जो इफेक्ट कब हुआ, जो आरबीआई आया ये 1934 के अंदर, तो इसका एक्ट आया और इसको इफेक्ट में आने पे 1 अप्रैल 1935। याद रखना भाई, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, पूर्णतः स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 आरबीआई और किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर हुआ था, तो ये हुआ था भाई अपनी यंग हिल्टन कमीशन। ठीक है, तो अभी आपको मैं जो समझा रहा हूं आपको एक एक चीज कनेक्ट करनी है। देखो अपन पूरी डिस्कस करेंगे ये चीजें पूरा पढ़ने के बाद, एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। मैं बार बार इसी चीज पे ज्यादातर इंसिस्ट कर रहा हूं, तो ध्यान रख लेना कितना इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर आपके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इनिशियली 1935 टू 1937 हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई इनटू द कोलकाता। कहां पर था, 1935 से 1937 के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था, कोलकाता के अंदर। यही क्वेश्चन बना देता है यूपीएससी कि भाई ओरिजिनली जो हेडक्वार्टर था इसका वो कहां पर था, और जो अब हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। तो 1935 से लेके और 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता के अंदर, और अब कहां पर है, मुंबई के अंदर। ठीक है, तो अब वो ऑप्शन क्या देगा हमें कि जो 1930 जो अपना आरबीआई है इसका ओरिजिनली हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर था, एक ऑप्शन मिलेगा आपको। और वहां पर आप सोचोगे यार बिल्कुल हेडक्वार्टर तो मुंबई के अंदर ही है आरबीआई का, लेकिन याद रखना ओरिजिनली हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता के अंदर था। 2 साल के लिए कोलकाता के अंदर रहा था, फिर उसके बाद मुंबई इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। ये चीजें याद रखिए भाई। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि आरबीआई कंटिन्यूड एज वर्क एट द सेंट्रल बैंक, और आरबीआई सेंट्रल बैंक की तरह क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ठीक है, सेंट्रल बैंक की तरह आज भी कर रहा है आरबीआई, आपने देखा होगा। और आप बता दीजिए कि आरबीआई के 25वें गवर्नर, हाँ ये याद रखना कि 25वां चल रहा है इस टाइम पे गवर्नर, और वो कौन है ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए यार, अपन इतना सब पढ़ रहे हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे, अपन हर एक चीज डिस्कस करने वाले। फिर उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई कंटिन्यूड एज द सेंट्रल बैंक बर्मा के अंदर टिल 1947 के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 1948 तक, जुलाई 1948 तक, और कुवैत के अंदर कहां तक, टिल 1959 तक ये काम करता रहा। कौन, आरबीआई कंटिन्यूड एज द वर्क एज ए सेंट्रल बैंक। याद रखना तीनों के अंदर ये आरबीआई है ना भाई, ये और इंडिया के अलावा भी और कंट्रीज के अंदर, क्योंकि भाई देखो 1930 मैं आपको बता दूं कि जो बर्मा था, जो म्यांमार है इस टाइम पे, उसका पहले नाम क्या था, बर्मा, और वहां के वो क्या था, इंडिया का ही हिस्सा था 1934 1935 से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद उसको वो क्या हो चुका था, अलग हो चुका था। फिर जैसे कुवैत था वहां पर भी कौन, आरबीआई काम कर रहा था। ठीक है, और पाकिस्तान 1947 के अंदर ये आजाद हुआ था, जो कि मतलब अलग हुआ था, अपने से सेपरेट हो चुका था। तो उसके अंदर भी 1948 तक ये क्या कर रहा था, काम कर रहा था, कौन, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई 3 जगह काम कर रहा था। याद रख लेना कि इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां कहां तक थी, कब तक थी। ठीक है, तो आरबीआई की याद रखना कहां कहां थी भाई, इंडिया के बाहर एक तो कुवैत के अंदर थी, कुवैत के अंदर थी, एक म्यांमार के अंदर थी, और एक कहां पर थी, पाकिस्तान के अंदर थी।
तो कुवैत के अंदर तो कब तक थी, पाकिस्तान के अंदर तो 1948, क्योंकि 1947 के अंदर क्या हुआ था, ये आजाद हुआ था, फिर उन्होंने 1-2 साल तो सोचने में भी लगा दिया होगा, तो 1948 तक कहाँ थी, पाकिस्तान के अंदर थी। म्यांमार के अंदर कब तक थी, म्यांमार के अंदर कब तक थी, ये 1934 के अंदर क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। तो ये 1947 जब भारत जब तक पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था तब तक क्या थी, यहाँ पर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ठीक है, बर्मा के अंदर भी, ठीक है। दूसरा पहला कौन था, सॉरी तीसरा कौन है, कुवैत। कुवैत के अंदर 1959 तक 1959 तक क्या थी, कुवैत के अंदर भी थी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना कि भाई सबसे लास्ट में पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां तक थी आरबीआई की, वो थी कुवैत के अंदर, ठीक है। कंप्लीटली हर एक चीज समझ आ रही है भाई। देखो किताब लेके पढ़ाने का मतलब यही है कि हमसे कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज अगर अपन से छूटती है तो वो नंबर अपने मार्क्स हो रहे हैं, वो 8 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो हम छोड़ रहे हैं, एक भी लाइन नहीं छोड़ने वाले अपन इस चैप्टर की, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई तो बता दीजिए, हम आगे चलते हैं। ये चीज अपनी क्लियर हो गई। अब अपन चलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आ जाओ भाई किसके ऊपर, सॉरी उससे पहले देख लेते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स टुक प्लेस इन 1969। बताया था ना मैंने यार, 1969 के अंदर बड़ा बहुत तगड़ा काम किया था इंदिरा गांधी ने। 1969 के अंदर क्या हुआ था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो रहा था, और कितने बैंकों का, 14 प्राइवेट बैंक वर नेशनलाइज्ड इन 1969। 14 बैंकों का एक साथ विलय किया गया, एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया, किसके द्वारा वो भी लिखा होगा, शायद नहीं लिख रखा। इन 1980 के अंदर क्या हुआ था, 6 मोर वर नेशनलाइज्ड। तो आपको बता दूं कि बैंकों की क्रांति का जो समय माना जाता है वो 1960 के बाद और 1960 से लेकर 1980 तक का माना जाता है। तो याद रखना 1969 के अंदर 14 बैंकों का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। 14 प्राइवेट बैंकों का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। और 1980 के अंदर 6 बैंकों का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। 6 प्राइवेट बैंक का क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। तो याद रखना भाई इस चीज को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए बता रहा हूं, और आप लोगों को हर एक चीज पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाओ पोस्ट 1990s मैनी नेशनलाइज्ड बैंक एमलगमेटेड ग्रेजुअली। उसके बाद धीरे धीरे एक दो बैंक क्या होते गए, एमलगमेटेड होते गए, नेशनलाइजेशन होते गए, मतलब मिलते गए। एमलगमेटेड का मतलब क्या होता है, मिक्स होना, मिलना। फिर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना, अपना आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि अपन ने आज हिस्ट्री पढ़ ली और उसके बाद अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और काफी बड़ा भी है, फंक्शंस भी है इसके, ठीक है। फंक्शंस आज पढ़ना चाहोगे तो आज ही पढ़ा दिए जाएंगे इसके फंक्शंस के बारे में भी, ठीक है। अगर आप लोग साथ दोगे तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। और उसके बाद फिर अपन करेंसी किस प्रकार से छपती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, क्योंकि जरूरी है अब अपन को पढ़ना किसके बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कब हुआ था भाई, 1935 के अंदर इफेक्ट में आया था। और इसका जो एक्ट है वो कब आया था, 1934 के अंदर। 1 अप्रैल 1935 तक से क्या हो चुका था, ये इफेक्ट के अंदर आ चुका था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना किन किन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत के अलावा कौन कौन सी थी, बर्मा, कुवैत और कौन सी, पाकिस्तान, ठीक है। सबके डेट से याद होनी चाहिए। सबसे लास्ट में कौन निकला था इधर से, कुवैत, 1959 के अंदर। अब अपन डिस्कस करते हैं आगे इसकी बातें, हिस्ट्री वगैरह जो भी है इसकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सब कुछ कर देंगे इसका इलाज अभी, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द यंग हिल्टन कमीशन। पहली बात, यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा, रिकमेंडेशन के द्वारा क्या हुआ था, ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। सेकंड थिंग, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1935 इन अकॉर्डेंस ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 एंड इट इज सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। It started to the 1 April 1935 during the British rule per provision to the RBI Act 1934। बस कुछ नहीं बताया गया, वही जो मैंने आपको बताया ना, वो इंग्लिश में बड़ी बड़ी लाइनों में लिखा गया है कि आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग आया था, और जो ये इफेक्ट में आया वो 1 अप्रैल 1935 को आया था, और यंग हिल्टन कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था। हर एक चीज कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कहीं से कोई भी चीज अपने दिमाग के अंदर खटकनी नहीं चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में डालिए, पूरा क्लियर होगा वो क्वेश्चन आपका, ठीक है।
फिर उसके बाद अपन आते हैं आरबीआई स्टार्टेड ए शेयर होल्डर कंपनी। आरबीआई ने क्या किया भाई, स्टार्टेड किया, अपने शेयर्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, बेचना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहने का मतलब शेयर होल्डर कंपनी, बट इट कम टू बी नेशनलाइज इन 1949। ये पूरी तरह से नेशनलाइज कब हुआ था, पूरी तरह से एकीकरण, पहले क्या था कि ये शेयर होल्डर थे, इसके अंदर काफी कंपनीज क्या थी, उनका शेयर्स था इसके ऊपर आरबीआई के अंदर, लेकिन ये सेंट्रल बैंक था, ये तो आपको बता ही दिया। ये पूरी तरह से नेशनलाइज किया गया 1949 के अंदर, 1949 के अंदर कंप्लीटली नेशनलाइजेशन कर दिया गया किसका, अपने किसका, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, मतलब सॉरी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग कर रहा है, आरबीआई को पूर्णतः नेशनलाइजेशन कब किया गया, कंप्लीटली नेशनलाइज कब किया गया, ये किया गया था 1949 को। अंडर द आरबीआई ट्रांसफर किस आरबीआई एक्ट 1948, आरबीआई का कोई एक्ट था 1948 में आया था, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया गया था, पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि आरबीआई एक्ट 1940 आरबीआई को नेशनलाइज कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया, और आप 1949 लगा के आओगे, माइनस में नंबर आ जाएंगे, तो वो वाला काम नहीं करना है, माइनस के नंबर नहीं लेने अपने को। 1948 के अंदर एक्ट आया, और उस एक्ट के बाद 1949 के अंदर क्या किया गया, इसको नेशनलाइज किया गया था। याद रखना हर चीज के बारे में, ठीक है। अंडर द आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक एक्ट देयरफॉर फुली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ चुका है, ठीक है। RBI started as a shareholder company, ठीक है, shareholder company. The first governor of the RBI was the Osborne Smith 1935 to 1937. जब तक कोलकाता के अंदर इसका क्या था, हेडक्वार्टर था, तब तक इसके अंदर कौन पहले जो इसके महत्वपूर्ण जो क्या बोलते हैं उनको हेड थे, जो गवर्नर थे, वो कौन थे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ। किसके, ब्रिटिश रूल के अंडर में थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। और ये भाई क्या थे, फॉरेनर थे, एक विदेशी थे, ये अपने इंडिया के नहीं थे। तो पहले ये क्वेश्चन बनता है कि पहले आपके दिमाग में बनना चाहिए कि पहले इंडियन कौन थे, पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, वो अपन पढ़ेंगे। हर चीज के बारे में मैं बोल तो रहा हूँ, हर एक चीज काफी अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना कि सर ओसबॉर्न स्मिथ 1935 टू 1937 के अंदर क्या थे, अपने इस बैंक आरबीआई के क्या थे, आरबीआई के क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है। फिर उसके बाद द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द सीडी देशमुख 1943 टू 1949। तो याद रखना भाई, देखो सबसे पहली बात बता रहा हूं कि पहले गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर, ये दोनों ही अलग अलग चीज है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर थे इसके आरबीआई के, उनका नाम है सर ओसबॉर्न स्मिथ, सर ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। ये 1948 के अंदर आए थे, सॉरी 1935, जब भाई इनका बना था ना, तो उस टाइम पे यही थे पहले, तभी तो होंगे। फिर उसके बाद कौन थे अपने दूसरे, जो कि फर्स्ट इंडियन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, फर्स्ट इंडियन कब बने, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे भाई, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना ये चीज इंपोर्टेंट है। और ये थे अपने सीडी देशमुख, कौन थे, सीडी देशमुख 1943 टू 1949, ये याद रखना भाई, ठीक है, कि 1943 से लेकर 1949 तक सीडी देशमुख भारत के पहले क्या थे, गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर। याद रखना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहना कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, बिल्कुल कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना। मैं बार बार गलत चिल्ला के बोल रहा हूं कि भाई नहीं करना नहीं करना, तो नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, याद रखना बस। फिर क्या है, आरबीआई, सॉरी वही चीज याद आती, मनमोहन सिंह वाज ओनली द प्राइम मिनिस्टर हु टिल नाउ हैज द सर्व्ड एज ए गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ द टाइम। केवल एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के ऊपर, गवर्नर के पद के ऊपर भी क्या किया है, पूरी तरह से काम किया है, स्पेन ऑफ टाइम, एक टाइम बिताया है अपना किसके ऊपर, आरबीआई। तो याद रखना कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, या फिर एग्जाम में भी नहीं पूछेगा ना, तो नॉर्मल बंदे पूछ ही लेते हैं आपसे कि भाई आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चलो तो बताओ तुम ऐसे कौन से पीएम थे जिन्होंने क्या किया था, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो कौन थे वो, डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखना भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हल्के में लेके बैठे हो तुम, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी इंसान थे
डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये क्या थे, ये एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, At first, RBI main office was located at Kolkata, but moved to the Mumbai in 1937. It has 4 zonal office. It's about 22 रीजनल ऑफिस। इसके जोनल ऑफिस कितने हैं, 4 और 22 रीजनल ऑफिस है, ये भी याद रखना है। पूछा जा सकता है कि कितने जोनल ऑफिस है आरबीआई के। क्या है ना कि स्टेटमेंट दे देता है और स्टेटमेंट देने में उनको तो प्रॉब्लम होती नहीं है, हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये याद रखना, वो दे देगा कि इसके 5 जोनल ऑफिस है। बस आपने पढ़ा क्या था कि आरबीआई के जोनल ऑफिस तो 4 होते हैं। ठीक है, अब उस जगह पे ये याद नहीं आता कि आरबीआई के टोटल कितने जोनल ऑफिस थे, तो ये याद रखना है कितना, 4 जोनल ऑफिस थे। और क्या थे, 4 जोनल ऑफिस थे और 22 रीजनल ऑफिस थे। ठीक है, तो हर एक चीज को याद रखना है भाई, और याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम तो आप मेरे साथ पढ़ते जाओ। इस चैप्टर आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने को सही निकालने हैं प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि सबसे पहला काम क्या है, अपने को प्रीलिम्स निकालना। मेंस तो निकाल ही लेंगे यार, जीएस थर्ड अपन इसी से कवर अप करके आएंगे। यही चीजों को मैं लिखना सिखाऊंगा आपको कि लिखते कैसे हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आपको मिलते रहेंगे। वैसे कोई मेन मोटिव नहीं है कि सब्सक्राइब वगैरह का, लेकिन मिलते रहेंगे आप लोगों को चीजें। ठीक है, At first, RBI main office was Kolkata, जो हो गया। The emblem of the RBI is the tiger, या earlier it was lion and the palm trees। याद रखना भाई, ये क्या था, इसका जो एम्बलम है, इसके जो संकेत है, जो चिन्ह है, वो चिन्ह कौन सा है, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है इसके ऊपर, वो है भाई एक तो पाम का ट्री, और दूसरा क्या है, टाइगर। ये क्या है, एम्बलम। ये भी पूछा गया है, पाम ट्री प्लस टाइगर। और अर्लियर क्या था, यहां पर लोइन था टाइगर की जगह, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, टाइगर कर दिया गया है। क्योंकि भाई टाइगर और लोइन में से सबसे खतरनाक कौन होता है, टाइगर खतरनाक होता है। टाइगर ज्यादा तेज दौड़ सकता है, टाइगर सब कुछ बहुत खतरनाक कर सकता है। आज आपको मैं बताता हूं कि टाइगर और लोइन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा गौर से सुनना। टाइगर और लोइन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जब शेर किसी का पीछा करता है तो एंड तक उसको नहीं छोड़ता है, लेकिन जब टाइगर पीछा करता है तो कुछ टाइम तक पीछा करता है। अगर वो इंसान निकल जाता है, थोड़ा से आगे निकल जाता है, तो टाइगर उसका पीछा छोड़ देता है। मतलब टाइगर क्या है, बहुत ही तेज भागता है, लेकिन वो अपने गोल को कंप्लीट नहीं करता है। लेकिन लोयन भागता तेज है, कंपेयर टू टाइगर थोड़ा धीरे भागता है, लेकिन वो अपने गोल को कंप्लीट करता है हमेशा। यही एक खास बात लोयल राजा बना देती है, जंगल का राजा बना देती है। बल्कि आप देखोगे खतरनाक कौन होता है, टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन राजा कौन है, लॉयन। क्यों है, क्योंकि वो अपने गोल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी का राजा बनना है, अगर आपको पूरी दुनिया को नचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और कंप्लीटली रेगुलर आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। कंप्लीटली आपको रेगुलर हर चीज के अंदर रहना पड़ेगा जब तक गोल ना मिल जाए। ये चीज हम किससे सीख सकते हैं, एक शेर और टाइगर के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं, लॉयन एंड टाइगर के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी बात कर लेते हैं। पढ़ाई बोरिंग नहीं होनी चाहिए यार, देखो पढ़ाई बिल्कुल बोरिंग नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई अगर बोरिंग होगी ना, मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी पढ़ने का मजा ही नहीं है फिर तो। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं किसके ऊपर, एम्बलम हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, द आरबीआई इंटरेस्टेड विद द वेराइटी ऑफ द रोल्स इंक्लूडिंग ओवरसी मॉनेटरी पॉलिसी, regulation of the supervisor of the financial system and the payment system, management, foreign exchange, issuing currency, promotion of the national objective crediting system, so to the loan। मतलब कहने का मतलब है कि इसके रूल्स क्या क्या है, इसके रोल क्या क्या है। तो वो एक बार मैं लिख दूं, आप कहो तो, क्योंकि रोल्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे क्वेश्चन नहीं बनेगा अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से, लेकिन मेंस में आएगा तो आपको उसके अंदर स्पेशली मेंशन करने पड़ेंगे इसके रोल्स के बारे में। तो मेंस में पढ़ ही लेते हैं भाई, चल तो रही है। वैसे आपको मैं अलग से लिखना सिखाऊंगा मेंस के क्वेश्चन आंसर, तो आप देखते हुए चलना, क्योंकि अपन को छोड़ना तो है ही नहीं कोई चीज। और ये थोड़ी लेट वीडियो इसलिए आई है कि भाई तुम्हारा रेस्पॉन्स क्या था इसके ऊपर, थोड़ा कम था रेस्पॉन्स। अगर रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो थोड़ा यार लेट हो ही जाता है चीजों के अंदर।
तो याद रखना रोल, आरबीआई का रोल क्या क्या है, ठीक है, आरबीआई के रोल क्या क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अपने प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आरबीआई के क्या 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 होते हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन ऑफ द सुपरवाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड द पेमेंट सिस्टम, क्या करता है, रेगुलेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम और किसको, फाइनेंशियल सिस्टम एंड पेमेंट सिस्टम, दोनों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कौन, अपना आरबीआई, ठीक है। और क्योंकि जितने भी पैसे वैसे आते हैं ना उनको सब यही संभालता है, आरबीआई संभालता है भाई। इन चीजों के बारे में अपन पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, खोल कर रख दूंगा, एक एक चीज को देखना आप, बस पढ़ते जाओ। फिर उसके बाद क्या, मैनेजमेंट फॉरेन एक्सचेंज, जितने भी फॉरेन से एक्सचेंज होता है, फॉरेन से जितना भी एक्सचेंज होता है उसका मैनेजमेंट किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है। फॉरेन एक्सचेंज का जितना भी रिजर्व होता है उनका क्या होता है, पूरा बायोडाटा किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता है, मैनेजमेंट आरबीआई संभालता है उनका। इशूइंग करेंसी, कितनी करेंसी इश्यू करनी है, इशूइंग करेंसी भी किसके ऊपर डिपेंड होती है, अपने आरबीआई के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है भाई। इशूइंग करेंसी भी किसके ऊपर, आरबीआई के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ऑब्जेक्टिव, ये सारे क्या आ जाते हैं, इनके रोल आ जाता है। फिर आता है द प्रेम्बल ऑफ द आरबीआई डिस्क्राइब्स basic function of the RBI to regulate the issue banking notes keeping to the reserve with a security monetary stability in India generally to operate the currency credit system of the advantage। ये क्या करता है, अपने पास सिक्योरिटी के लिए भी पैसे रखता है ताकि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि देश पूरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर फंस गया है और इमरजेंसी का वक्त लगाना पड़ जाए तो उसके लिए अपने पास क्या करता है, कुछ एक सिक्योरिटी रखता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है किसकी, अपने आरबीआई की एक खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये रहनी भी चाहिए, वरना आपने क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ेगी। और आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अपने देश के अंदर एक बार भी नहीं लगी, वो अपन एक अलग चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज का ये प्रेम्बल है, ये इंपॉर्टेंट है आरबीआई के लिए कि आरबीआई क्या क्या करता है, ठीक है। एक एक चीज थोड़े समझ तो आ रही है ना आप लोगों को, एक एक चीज समझ आनी चाहिए, क्या क्या पढ़ रहे हैं अपन, लाइन टू लाइन समझ आना चाहिए, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बना देगा वो और घुमा देगा, पूरा यूपीएससी यही तो खेलता है। आपने जहां से नजरें हटाई हैं वहीं से क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपके सामने और आपको फिर पता चलेगा कि यार ये क्या हुआ, मेरा तो पूरा पढ़ा हुआ चैप्टर था ये, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना इसको। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द आरबीआई रन्स फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक फाइनेंशियल ईयर होती है आरबीआई की। तो ज्यादातर आप 1 अप्रैल से सुनते हैं, लेकिन याद रखना कि इसकी कहां तक होती है, 1 जुलाई से स्टार्ट होती है फाइनेंशियल ईयर और कब तक चलती है, 30 जून तक चलती है। तो याद रखना भाई, फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी याद रखना कि कहां से कहां तक स्टार्ट होती है आरबीआई की फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है इसकी, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है 31 जुलाई से, सॉरी 1 जुलाई से 1 जुलाई टू 30 जून। जून के 30 जब तक हो जाएंगे तो अगली बार फिर 1 जुलाई को क्या आ जाएगा, अपना दोबारा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगी, किसकी, आरबीआई की। तो आरबीआई अपने पूरे साल का जो रिकॉर्ड रखता है वो इसी के अकॉर्डिंग रखता है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाल देगा आपको ऑप्शन में, फिर कर लो क्या कर लोगे, तो आपको याद होना चाहिए। अपन उसके अंदर 1 अप्रैल भी डाल देगा, ठीक है, कि 1 अप्रैल से 30 जून, और फिर पूछ लेगा गलत कौन सा है। आप सोचोगे अरे 1 अप्रैल से लेके और 30 मार्च तक यही होगा, ये सही का ना टिक मार के आ जाओगे, और वो गलत है क्योंकि ज्यादातर जितने भी अपने बजट वगैरह पास होते हैं तो फरवरी के अंदर होता है, वो चीजें अपन वहां से रिलेट कर लेते हैं इन चीजों को कि यार ये होता तो ये उधर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रिलेट नहीं करना है, अपने को याद रखना है कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक इसका क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, किसका, आरबीआई का। स्पेशल है तो स्पेशल याद कर लो यार। फिर उसके बाद क्या है, आरबीआई हैज 4 ओनली सब्सिडरीज, आरबीआई के पास क्या है, 4 अपनी क्या है, सब्सिडरीज है। और आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक की 4 सब्सिडरी जो भी सहायक थे, जो भी वर्ल्ड बैंक के जो पार्ट्स थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, पिछले साल ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपको कैसे कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आरबीआई के अंदर नहीं पूछा जाएगा कि इसकी 4 सब्सिडरीज कौन कौन सी है, और एक उनमें से क्या दे देगा, अलग दे देगा, और आप फंस जाओगे। तो ये 4 सब्सिडरीज के बारे में भी अपने को याद रखना है। 4 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है भाई, तो अपने को आज यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। और अपने इसको एक बार देख लेते हैं, चारों की चारों सब्सिडीज को क्या क्या होते हैं।
चारों की चारों सब्सिडीज। पहला है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये ऐसे की ऐसी याद रखनी है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सब्सिडरीज ऑफ द, क्या है अपना कौन है, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई की पहली सब्सिडरीज है। सेकंड सब्सिडरीज कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप अपनी बुक से जरूर देख लें इसको और थोड़ी नोट्स बनाते हुए चलना भाई। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो ये क्या है? सेकंड है इसकी, क्या है अपनी सब्सिडरीज है, तो क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। और थर्ड क्या है अपनी, देख लो भाई, थर्ड क्या है? रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और जो अपनी लास्ट है वो क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज। ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है भाई। चार ऑप्शन देके दे देगा और आपको कहेगा कि बताओ भाई इनके बारे में कि इनमें से कौन सी नहीं है, कौन सी है सब्सिडरीज के बारे में। तो अपने को चारों की चारों याद होनी चाहिए। चलो एक बार याद कर लेते हैं, मेरे साथ याद करना है, जैसे मेरे को याद है वैसे ही याद करनी है। पहली सब्सिडरीज कौन सी है? पहली सब्सिडरीज बोलो भाई, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहली कौन सी है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड कौन सी है? सेकंड बताओ भाई, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सी? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। भाई देखो, भारतीय रिजर्व बैंक है, नोट छापती है, मुद्रा छापती है, फिर प्राइवेट और लिमिटेड होगी भाई। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है? पहले डिपॉजिट करवाएंगे किसी भी चीज को, फिर नोट छपेंगे, दूसरी याद हो गई। तीसरी कौन सी है भाई? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर टी से क्या था? चलो टी से बताओ जल्दी से, टी से क्या था? टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। टेक्नोलॉजी, टी से टेक्नोलॉजी था भाई। देखो याद रखना कि नोट छापने की क्या आनी चाहिए? टेक्नोलॉजी भी तो आनी चाहिए अपने पास। ठीक है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है? इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। लास्ट वाला देखना भाई, लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और अलाइड सर्विसेज। ये ऐसे कैसे याद रखना है कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज। देखो कैसे याद कैसे रखना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? पैसे डिपॉजिट करवाएंगे। पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो क्या होगा भाई? नोट होंगे या फिर उस मुद्रा होगी उसके अंदर। ठीक है, मुद्रा और नोट को डिपॉजिट करने की क्या होनी चाहिए अपने पास? टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी है तो फिर उसके पास क्या होता है? अलाइड और सर्विसेज हो जाएंगे, फिर वो अपने को सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो चारों की चारों आसानी से याद रखने के लिए चारों की चारों, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो चारों को मिला के ही आएगा, तो ये बात याद रखना। तो पहली चीज क्या है? डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे अपने को पैसे। पैसों में क्या होगा? मुद्रा होगी या फिर क्या होंगे? नोट होंगे। नोट और मुद्रा होने के बाद उनकी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि भाई किस प्रकार से डिपॉजिट करना है। और टेक्नोलॉजी होने के बाद वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। चारों की चारों याद होगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेकंड है अपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। और फिर उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और फिर उसके बाद है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज। सारे के सारे याद हो गए। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि भाई स्टार्टिंग में कहां से पढ़ा था अपने? देखो सबसे पहले पढ़ा था कि 1770 के अंदर बैंकिंग की शुरुआत हो चुकी थी। वहां पर हिंदुस्तान बैंक लिमिटेड आया था सबसे पहले। फिर उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी के अंदर क्या किया गया था? बैंकों को खोला गया था, जिसके अंदर कोलकाता आई थी, फिर उसके बाद बॉम्बे आई थी, फिर उसके बाद ये नाम भी याद रखना कि पूछा जा सकता है कि वो लगाओ क्रम में बताओ, असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन सी आई थी? कलकत्ता आई थी 1806 के अंदर। 1840 के अंदर बॉम्बे आई थी। 1843 के अंदर मद्रास आई थी। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे कि भाई 1912 के अंदर क्या हुआ था? पहली बार यंग इंटर कमीशन ने वो किया था। और 1926 के अंदर उन्होंने क्या किया था? मैनेजमेंट रखना स्टार्ट किया था। 1934 के अंदर पहली बार उन्होंने रिकमेंड किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम की कोई चीज होनी चाहिए। एक्ट लेके आए थे 1934 के अंदर। 1935 के अंदर वो इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 1935 के अंदर। पहले इसके सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता के अंदर। 2 साल बाद 1937 के अंदर मुंबई के अंदर
ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि 1937 हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है इसके बारे में कि इसके जो पहले गवर्नर कौन थे, वो सर ओस्बोर्न स्मिथ थे। फिर उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि पहले इंडियन कौन थे, 1943 के अंदर आए थे पहले इंडियन। 1949 तक कौन थे, जीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख थे ना, याद बता दो यार, वो क्या थे, सीडी देशमुख कितना, हाँ सीडी देशमुख थे। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा इसके बारे में कि इसकी 4 सब्सिडरीज है। 4 सब्सिडरीज के बारे में अपन आसानी से देख सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट और लिमिटेड प्राइवेट टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। और उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज, ये सारी की सारी ऐसे कैसे याद रखनी है। फिर उसके बाद अपन कल डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या क्या थे इसके, और कम्प्लीटली अपन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कौन थे, ऑफिशियल डायरेक्टर कौन थे, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही तो हर जगह फैला दो यार, सबको मिलना चाहिए ना मौका यूपीएससी सेलेक्ट करने का, मज़ा तभी आएगा।